वेलकम टू करंट डिफेंस स्क्वाड। दोस्तों, रशिया के सबसे एडवांस Su-57 को भारत MRCA डील में क्यों नहीं ले रहा है? और जब तेजस के नए वेरिएंट यानी कि तेजस MK2 को मीडियम वेट बनाया जा रहा है तो इसमें 2 इंजन क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? इन्हीं सवालों का डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वॉच फुल वीडियो। दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि MRCA 20 डील में सुखोई 57 को क्यों नहीं लिया जा रहा है जबकि Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट ही है। देखिए, Su-57 प्रोजेक्ट की बात करें तो वास्तव में भारत इसके डेवलपमेंट में शामिल था। भारत को जिस तरह का फाइटर जेट चाहिए था उसे FEFJ यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है और इसके तहत एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जाना था जो अमेरिकी F-22 रैप्टर को हर कंडीशन में टक्कर दे सके। भारत मिलियंस ऑफ डॉलर रशिया को दिए भी थे ताकि Su-57 43 चेंजेस के साथ इंडियाज पैसिफिक FGFA प्रोग्राम के रूप में आगे बढ़ सके। दोनों देशों ने ये एग्रीमेंट किया था कि $5 बिलियन इस 5th जनरेशन प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए खर्च करेंगे। उसके बाद दोनों देश इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को 250 की क्वांटिटी में दोनों देश खरीदेंगे। ऐसे में हर एक स्टेल्थी Su-57 की कीमत $100 मिलियन तक रहेगी। भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में शामिल था तो रशिया की तरफ से सुखोई कंपनी को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में फिर बात बिगड़ती गई। भारत डेवलपमेंट कॉस्ट का लगभग 50% दे रहा था लेकिन HAL को वर्क शेयर का 15% हिस्सा ही मिल रहा था। फिर रशिया की तरफ से भारत के डेवलपमेंट कॉस्ट को पहले $6 बिलियन मांगा गया, बाद में $7 बिलियन भारत से मांगना शुरू कर दिए। भारत के मुताबिक 43 चेंजेस के साथ FEFJ के 3 प्रोटोटाइप तैयार करके भारत को देने थे ताकि अच्छे से इसको एनालाइज करके भारत अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इनकी कैपेबिलिटीज को चेक कर सके। लेकिन रशिया ने इतना अड़ियल रुख अपनाया कि भारतीय इंजीनियर्स को इन प्रोटोटाइप के नजदीक भी नहीं जाने दिया गया। भारत के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी मना कर दिया गया। यहीं से भारत ने ये डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो चुका, भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगा और इसकी जगह अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर खुद का M का स्टेल्थी जेट बनाएगा। दोस्तों, Su-57 से भारत को परेशानी क्या थी ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी कैपेबिलिटीज। रशिया की रिक्वायरमेंट एक सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर जेट की थी, इसीलिए उन्होंने बेस मॉडल के रूप में Su-27 को लिया और इसके डिजाइन को मोडिफाई करके Su-57 बना दिया। जबकि इंडिया की रिक्वायरमेंट थी कि बिल्कुल नया फाइटर जेट नए तरीके से डिजाइन किया जाए। इंडिया को चाहिए था कि स्टेल्थी लॉन्ग रेंज BVR कैपेबिलिटीज वाला फाइटर जेट जिसमें इंटरनल वेव भी मौजूद हो, जबकि रशिया ने फाइनली Su-57 बनाया। ज्यादा स्टेल्थी नहीं था, साइड से और पीछे इंजन की तरफ से इनमें कोई खास एडवांसमेंट नहीं किए गए। दोस्तों, आप लोगों ने Su-57 की काफी सारी फोटोज एंड वीडियोस देखी होगी, लेकिन अभी भी इन फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस में एक बार भी इसके इंटरनल वे के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिल पाई है। बात करें इसकी स्टेल्थ की तो जब ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है तो इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट स्टेल्थ होनी चाहिए, जबकि सिर्फ इसका फ्रंट पार्ट ही स्टेल्थ है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.1 से 1 मीटर स्क्वायर तक का है, जबकि इसे जिस F-22 रैप्टर को टक्कर देनी थी वो इससे 100 टाइम ज्यादा स्टेल्थी है। इसमें रडार क्रॉस सेक्शंस को बढ़ाने वाले ट्रेडिशनल डिबेट को लगाकर ही इसके पार्ट को जोड़ा गया है। साथ ही रडार वेव ऑब्जर्व करने वाले मटेरियल भी इतना डेवलप रशिया के पास नहीं है जो F-22 रैप्टर या F-35 स्टेल्थी जेट की तरह Su-57 को भी स्टेल्थी बना सके। बात करें इसकी इंजन की तो 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने के लिए एक नया इंजन तैयार करना जरूरी है जिसका इंफ्रारेड सिग्नेचर काफी कम रहे, जैसे F-22 रैप्टर और F-35 के लिए भी किया गया है। इनमें ट्रेडिशनल इंजन न लगाकर एक नए इंजन तैयार किया गया था, जबकि Su-57 में रशिया ने AL-41 इंजन ही इस्तेमाल किए तो Su-35 में भी इस्तेमाल होते आए थे। हालांकि रशिया ने कहा था कि इसमें ज्यादा पावरफुल आइडली 30 इंजन लगाए जाएंगे जो 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी वाले होंगे, लेकिन ये इंजन अभी तक भी तैयार नहीं है और 2025 तक इसके ऑपरेशनल होने की संभावना काफी कम है। कम पावरफुल AL-41 इंजन होने की वजह से ये सुपर क्रूज नहीं कर सकते थे जैसा कि F-22 रैप्टर कर सकते हैं। F-22 सुपर क्रूज करते समय मैक 1.6 की रफ्तार से क्रूज कर सकता है, जबकि इस रफ्तार पर इन्हें अपने आफ्टर बर्न इस्तेमाल करने की आवश्यकता
नहीं रहती है। अगर बात करें इसकी कीमत की तो हमें Su-57 के हर यूनिट को बाय करने के लिए $100 मिलियन देने पड़ते। साथ में इसके मेंटेनेंस बहुत हाई थी और इसके डिजाइन को ज्यादा मॉड्यूलर नहीं बनाया गया ताकि जरूरत पड़ने पर इसके पार्ट को आसानी से बदला जा सके, यानी कि डाउन टाइम को कम करने की कोई प्रोसेस पर काम नहीं किया गया। जबकि इसका सेंसर पैकेज भी F-35 की तरह एडवांस नहीं है और ना ही इसमें F-35 के लेवल का सेंसर फ्यूजन किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें भरोसे की तो रशियन गवर्नमेंट खुद इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। पहले उन्होंने कहा कि इसके 250 फाइटर जेट खरीदेंगे, बाद में उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट को कम करके 150 कर दिया और एक समय तो उन्होंने ऑर्डर देने से ही मना कर दिया। बाद में उन्होंने भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग होते हुए देखा तो उन्होंने सिर्फ 76 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया। बात करें Su-57 की रिलायबिलिटी की तो अभी तक कुल 12 से 15 फाइटर जेट ही बनाए जा सके हैं और उसमें से भी 2 फाइटर जेट अलग अलग रीजन की वजह से क्रैश हो चुके हैं, यानी Su-57 ज्यादा रिलायबल भी नहीं बन सका है। यह हमारे पास पहले से मौजूद सुखोई 30 MKI की तरह हैवी वेट फाइटर जेट है और ये पूरी तरह स्टेल्थी ना होकर सिर्फ 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट ही बन पाया। इसकी फ्लाइंग कॉस्ट $30,000 पर डॉलर से भी ज्यादा है, जो काफी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या ये भी आया रशिया से भारत को कि रशिया उन्हीं फाइटर जेट को चाइना को भी बेच देता है जो पहले भारत को बेचा जाता है। भारत ने सुखोई 30 MKI के डेवलपमेंट्स के लिए काफी पैसे दिए। 200 से ज्यादा के सुखोई 30 MKI भारत ने लाइसेंस प्रोडक्शंस के माध्यम से बनाए, लेकिन फिर भी रशिया ने ये बात नहीं रखी और इसी सुखोई 30 MKI के एक और वेरिएंट को चाइना को बेच दिया। रशिया Su-35 को भी चाइना को बेच चुका है, यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए एक 5th जनरेशन का F-22 को टक्कर देने वाला नहीं बल्कि एक 4.5 जनरेशन का हैवी वेट फाइटर जेट ही मिल रहा था। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।